टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड लाया गया। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए राजनेता और अधिकारी पहुंच रहे। 86 वर्ष की उम्र में रतन टाटा ने बुधवार रात अंतिम सांस ली। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने घर पहुंचकर रतन टाटा के परिवार को सांत्वना दी। दोपहर 3:30 बजे तक लोग रतन टाटा के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार एनसीपीए ग्राउंड पहुंचे। अजित पवार और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपीए ग्राउंड पहुंचकर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। एनसीपी शरद प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले ने मुंबई के एनसीपीए मैदान पहुंचकर रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा पर अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित किया। अमित शाह ने कहा, देश के विकास में रतन टाटा का बड़ा योगदान, उन्होंने अच्छा समाज बनाने का प्रयास किया। अमित शाह ने कहा, रतन टाटा ने देश में कई समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की मदद की और काम करने की पद्धति को दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। रतन टाटा के निधन पर टाटा समूह ने कहा, हम रतन नवल टाटा को गहरी क्षति के साथ विदाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, रतन टाटा को उन्होंने याद करते हुए कहा, रतन टाटा से व्यक्तिगत तौर पर भी मेरी कई बार मुलाकात हुई। उनकी सोच यही रही कि कारोबार करते समय उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, उन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उद्योग और औद्योगिकीकरण और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनका विजन अद्भुत था। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कहा, रतन टाटा ने इस देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पूरे औद्योगिक जगत को एक नई दिशा दी थी। मुंबई में 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा ने देश के मध्यम वर्ग के लिए अपनी कार होने का सपना साकार किया। उद्योग के साथ समाज सेवा में भी रतन टाटा अतुलनीय रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने ग्रेजुएट छात्रों की आर्थिक मदद के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में $28 मिलियन की स्कॉलरशिप शुरू की। 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभालने वाले रतन टाटा 2012 में अपने पद से रिटायर हुए। दिग्गज उद्योगपति ने 1996 में टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की। रतन टाटा ने टेटली, कोरस, जगुआर, लैंड रोवर जैसी कंपनियों का अधिग्रहण कर टाटा समूह को वैश्विक पावर हाउस बनाया। देश, उद्योग और टाटा समूह के विकास और उत्थान में असाधारण योगदान के लिए रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2010 के एशियन बिजनेस लीडर से सम्मानित होने वाले रतन टाटा को देश विदेश में दर्जनों सम्मानित पुरस्कारों से नवाजा गया। कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, न्यू साउथ वेल्स और येल सहित कई यूनिवर्सिटीज ने उन्हें मानद उपाधि दी। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उरुग्वे, नॉर्वे, इटली का रतन टाटा को मिल चुका था सम्मानित पुरस्कार। 2021 में रतन टाटा को असम सरकार के असम वैभव सम्मान से नवाजा गया था। रतन एंड टाटा का एक प्रमुख वाक्य था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। रतन टाटा ने बीते 2 अक्टूबर को ही पीएम मोदी को स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने पर बधाई दी थी। पीएम मोदी की सराहना की थी। On this occasion marking the 10-year commemoration of the various rural programs that have benefited millions of people in rural India.
The Tata Trusts are proud to have been associated and partnered with these programs and look forward to admired around. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। एक पॉडकास्ट में ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी एक सशक्त नेता और बहुत अच्छे इंसान हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए कहा कि एक देश भारत को धमका रहा था, अमेरिका ने मदद की पेशकश की तो पीएम मोदी ने कहा, मैं संभाल लूंगा। ट्रंप ने कहा, फोन पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हमने हमेशा उस देश को शिकस्त दी है, हम खुद देख लेंगे कि क्या करना है। पीएम की आक्रामकता देखकर अमेरिका भी चकित था। ट्रंप ने कहा, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में अस्थिरता थी, पर अब दुनिया भारत का लोहा मान रही है। ट्रंप ने अमेरिका में हुए हाउडी मोदी को भी याद किया। कहा, पीएम मोदी और मैं उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। पीएम मोदी की वजह से पूरा स्टेडियम और स्टैंड भर गया था। ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी थी। लाओस के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा है। पीएम आसियान भारत सम्मेलन में 10वीं बार हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो आसियान देशों के साथ भारत और आसियान के बीच संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और परस्पर संबंधों की दिशा भी तय करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में अरविंद केजरीवाल की रैली रद्द। डोडा से जीत के बाद आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल धन्यवाद रैली को संबोधित करने वाले थे। आचार संहिता की वजह से रद्द हुई रैली। डोडा की रैली में अरविंद केजरीवाल के अलावा संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होने वाले थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस का एक फॉर्मूला मुस्लिमों को डराओ और हिंदुओं को आपस में लड़ाओ। हरियाणा में नई सरकार गठन को लेकर दिल्ली में चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। हरियाणा में बीजेपी को मिला 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन। निर्दलीय विधायक राजेश जोन और देवेंद्र कादियान के अलावा सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी को समर्थन दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद खड़गे से राहुल गांधी की ये पहली मुलाकात। राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चुनाव नतीजों पर चर्चा की। कांग्रेस के आरोपों पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का बयान। कहा, ईवीएम पर सवाल उठाना काफी आसान। कहा, हरियाणा में अंदरूनी मतभेदों की वजह से कांग्रेस की हार हुई। सामना में शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस पर हरियाणा हार को लेकर तंज कसा। सामना में लिखे लेख में आपसी कलह, अति आत्मविश्वास और कमजोर रणनीति को बताया हार की वजह। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद उद्धव की पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस बीजेपी के सामने सीधी लड़ाई में कमजोर पड़ जाती है। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कांग्रेस को नसीहत दी। कहा, कांग्रेस हरियाणा में इंडिया अलायंस के साथ लड़ती तो बेहतर परिणाम होते। हरियाणा चुनाव के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का कांग्रेस पर हमला। कहा, डायनासोर वापस आ सकते हैं लेकिन कांग्रेस नहीं। अंबाला में बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा, अगर कांग्रेस चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर बवाल। एलजीबी के सक्सेना के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास को सील किया। आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी के इशारे पर एलजी सक्सेना ने एक मुख्यमंत्री को उसके घर से जबरन निकाला। आप सांसद संजय सिंह ने किया हमला। कहा, बीजेपी दिल्ली में 27 साल से चुनाव हार रही है और अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही, लिहाजा सीएम आवास पर कब्जा जमाना चाहती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम आवास के मुद्दे पर आप और अरविंद केजरीवाल को घेरा। पूछा, शीश महल में ऐसे क्या राज हैं जो आवास बिना आवंटित हुए उसमें सामान रखने की जल्दी है। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। करहल से तेज प्रताप यादव, मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट। 6 सीटों पर सपा प्रत्याशियों के ऐलान से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैरान। कहा, इस संबंध में आलाकमान फैसला लेंगे। सपा के उम्मीदवार ऐलान पर बीजेपी का तंज। पार्टी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा, प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन डामाडोल। हरियाणा चुनाव नतीजों के बीच आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। दिल्ली में आगामी चुनाव अकेले लड़ेगी आप। कहा, यहां बीजेपी को पूरी तरह हराने में अकेले ही सक्षम। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आप पार्षदों को किया संबोधित। कहा, हरियाणा में अति आत्मविश्वास के मिले खामियाजे से हमें सबक लेना चाहिए। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। झारखंड में जेएमएम ने की बीजेपी की गोगो दीदी योजना के जवाब में जेएमएम सम्मान योजना चलाने की तैयारी। योजना की मंजूरी के लिए चुनाव आयोग में लगाई गई है अर्जी।
महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी ने 10 सीटों के लिए जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी ने सभी 10 सीटों पर उतारे मुस्लिम कैंडिडेट। कांग्रेस पर उद्धव गुट के बयान पर फडणवीस का तंज। फडणवीस ने कहा, हम साथ साथ हैं, बोलने वालों के बोल बदले, अब कहते हैं हम आपके हैं कौन। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की बैठक। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले के बीच बैठक। 200 सीटों पर एमवीए की बनी सहमति। महाराष्ट्र में भी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। एमवीए में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। सूत्रों के मुताबिक 190 से 200 सीटों पर सहमति बन गई है। देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट्स ने परिचालन के 25 साल पूरे। मुंद्रा पोर्ट की सिल्वर जुबली पर स्मारक डाक टिकट जारी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जारी किया है डाक टिकट। सीएम के साथ अडानी एंटरप्राइजेस के प्रबंध निदेशक राजेश अडानी और एपीएसईजेड के निदेशक करण अडानी भी मौजूद रहे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, 1998 में एक छोटी सी जेटी से लेकर दुनिया के अहम बंदरगाह तक का सफर चुनौतियों से भरा हुआ था। मुंद्रा पोर्ट की तरक्की गुजरात और लोगों के साथ हमारे विश्वास की भागीदारी का प्रतीक है। करण अडानी ने कहा, यह स्मारक डाक टिकट न केवल मुंद्रा पोर्ट की विरासत का, बल्कि गुजरात के लोगों के साथ हमारे विश्वास की साझेदारी और राज्य सरकार की सहायक नीतियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। अडानी ग्रुप ने कहा, अडानी फाउंडेशन के माध्यम से बंदरगाह की सामुदायिक सहायता पहल 61 गांवों तक पहुंच गई है, जिससे 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा। जयपुर में करतारपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चों ने शिक्षक का पैर दबाया। वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में शिक्षिका कक्षा में लेटी हुई है। बच्चे उसके पैरों पर खड़े होकर पैर दबा रहे हैं। वीडियो स्कूल की चौथी क्लास का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग एक्शन में आया। वीडियो की जांच की जा रही है। उधर शिक्षा विभाग पर भी सवाल खड़े हुए। यूपी के प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक की हत्या के सभी 10 दोषियों को उम्र कैद। 2013 में जियाउल हक की हत्या हुई थी। मामले में आरोपी रहे विधायक राजा भैया को पहले ही मिल चुकी है क्लीन चिट। सूरत के मांगरोल में एक नाबालिग से बलात्कार। बीती रात जब लड़की अपने दोस्त के साथ खड़ी थी तब अनजान 3 लोग आए, लड़के की पिटाई कर भगाकर लड़की से रेप किया। बिहार में सरकारी स्कूल्स में टीचर्स के जीन्स टी शर्ट पहनकर आने पर रोक। टीचर्स को रील्स बनाने की भी सख्त मनाही। राज्य शिक्षा विभाग ने बुधवार को जारी किया आदेश। प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए युवक ने चाचा के घर में चोरी की। नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस ने मुठभेड़ में भतीजे समेत 3 चोरों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान घायल अवस्था में एक आरोपी पकड़ा गया। आरोपियों के पास से चोरी किए 12 लाख रुपए के गहने, 3,400 रुपए नकद, तमंचा, चोरी की बाइक, अन्य सामान भी बरामद। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में हादसा। डीटीसी बस ने स्कूली छात्रा को टक्कर मारी। हादसे में बच्ची की मौत। सब्जी मंडी पुलिस ने बस को जब्त कर चालक शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 12 साल की मृत बच्ची मलकागंज में रहती थी। हादसे के बाद नाराज लोगों ने बस पर पथराव करना शुरू कर दिया और हालात इस कदर बिगड़ गए कि भीड़ बस में आग लगाने पर आमादा हो गई थी। राजस्थान में सरना डूंगर इलाके में भीषण आग। प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की करीब 12 गाड़ियां पहुंची मौके पर। करीब कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एलपीजी गैस की लाइन दबी हुई थी। सूरत के मांगरोल में एक नाबालिग से बलात्कार। बीती रात जब लड़की अपने दोस्त के साथ खड़ी थी तभी 3 अनजान लोग आए और लड़की की पिटाई कर लड़की को भगाकर ले गए, रेप किया। पुलिस घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की मदद से जांच में जुटी है। पीड़िता के परिजनों का भी पुलिस बयान दर्ज कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान में फिर कहर बरपाया। जानकारी के मुताबिक आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स पर कई एयर स्ट्राइक किए। इजरायली एयर स्ट्राइक में 50 आतंकियों की मौत हो गई। इसमें हिजबुल्लाह के साउथ फ्रंट राडवान फोर्स के 6 सीनियर कमांडर शामिल थे। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर बमबारी तेज कर दी है। मारून अल राज गांव पर इजरायली झंडा फहरा दिया गया है। मारा गया हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी हुशैम सफी अल। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमने हिजबुल्लाह की ताकत को घटा दिया है। हमने नसरल्लाह समेत हजारों आतंकवादियों को मार गिराया। भारत ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 मैच में 86 रनों से रौंदा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जीत के साथ टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 2-0 के अजयी बढ़त के साथ आगे।
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह ने जमाई तूफानी 50। भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को मात्र 135 रनों पर रोका है। नीतीश और वरुण को मिले 2-2 विकेट। टीम इंडिया में अपने ही घर में लगातार 7वीं T20 सीरीज पर कब्जा जमाया।